सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 98 से 100 तक। आज का आप भी अवलोकन कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे पुनः पैक्ट होने के बाद पुनः पैक्ट की जो शर्तें तय की गई थी, जो गोलमेज सम्मेलन से चलकर आई थी, उनमें से हालांकि हम पिछले अंबेडकर संदेश में आपको बता चुके हैं कि दो अधिकार छीनने का कार्य श्री गांधी जी के द्वारा किया गया। सम्मानित साथियों, आज के इस अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किस तरह से उन शर्तों को, जो बची हुई शर्तें, उनको लागू करने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचा जाता है हिंदुओं के द्वारा, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं। हम आपके समक्ष वही हूबहू आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। पुनः पैक्ट के बाद की क्या घटनाएं होती हैं, क्या घटनाक्रम होता है, क्या षड्यंत्र होता है। यदि आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं कि बाबा साहब को कितने कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के लिए किस हद तक हिंदुओं ने षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाई और रची, हालांकि कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए, अंबेडकर संदेश सुनने के बाद आप स्वयं तय कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ। पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए हेमंत समिति नियुक्त की गई। उसका काम नए संविधान के अनुसार विधानसभाओं के लिए मतदान की व्यवस्था करना और निश्चित सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना था। हेमंत समिति को पुनः पैक्ट की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना था और चुनाव योजना में अस्पृश्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। दुर्भाग्यवश पुनः पैक्ट हड़बड़ी में तैयार हुआ था, इसलिए बहुत सी बातें परिभाषित नहीं हो पाई। जो बातें अपरिभाषित रह गई थीं, उनमें से दो महत्वपूर्ण बातें थीं। नंबर 1, प्राथमिक चुनावों में कम से कम कितने सदस्य का पैनल हो अथवा इससे कम का नहीं। समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को समाधान भी बाबा साहब ही देते हैं, और कितना अचूक आंसर देते हैं बाबा साहब जानेंगे आप अभी कुछ ही देर में। अंतिम चुनाव में मतदान का क्या सिद्धांत निर्धारित किया जाए, ये तय नहीं कोई कर पा रहा था। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, इससे पहले कि हम आगे की बात करें, हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। हिंदुओं की ओर से इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि न्यूनतम 4 का पैनल बने। यदि 4 उम्मीदवार मैदान में नहीं आते तो प्राथमिक चुनाव वैध नहीं होंगे और इस प्रकार सुरक्षित सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। इसके विषय में उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को खाली पड़ा रहने दिया जाए और अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व न रहे। अस्पृश्यों की ओर से उस विवादग्रस्त मुद्दे की व्याख्या करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने कहा कि पुनः पैक्ट में 4 का अर्थ है अधिकतम 4, अधिकतम 4 न कि न्यूनतम 4। मतदान के प्रश्न पर हिंदुओं ने कहा कि अनिवार्य विभाजक मत का सिद्धांत उपयुक्त है। अस्पृश्यों की ओर से मैंने कहा कि मतों की एकत्रित व्यवस्था ही समुचित रहेगी। सौभाग्यवश हेमंत समिति ने मेरे विचारों को स्वीकार कर लिया, बाबा साहब कहते हैं, और हिंदुओं के तर्कों को रद्द कर दिया। ये दिलचस्प बात है कि सवर्ण हिंदुओं ने इस विषय में ये तर्क क्यों प्रस्तुत किया था। जरा सा ध्यान देने पर पता चल जाएगा। प्रश्न उठता है कि हिंदुओं ने हेमंत समिति के समक्ष ये खास विचार क्यों रखा। उस तर्क के पीछे उनका असली इरादा क्या था, मकसद क्या था। मेरे विचार से हिंदुओं का इरादा था कि वैध प्राथमिक चुनाव में अस्पृश्यों की कम से कम 4 उम्मीदवारों के सिद्धांत की व्याख्या मांग स्वीकार होने पर सवर्ण हिंदू आरक्षित सीटों पर ऐसे अस्पृश्य उम्मीदवार का कब्जा करा सकते थे जो उनकी पसंद का हो और उनकी कठपुतली बन जाए। बाबा साहब कहते हैं कि अंतिम चुनाव में ऐसे अस्पृश्य उम्मीदवारों के चुने जाने के लिए उसे पैनल में आना आवश्यक था, और वह पैनल में तभी आ सकता था जब पैनल बड़ा हो, क्योंकि केवल अस्पृश्य मतदाताओं के पृथक निर्वाचन द्वारा चैनल का चुनाव बन सकता था। ये स्पष्ट है कि यदि पैनल में एक ही उम्मीदवार हो तब वह अस्पृश्य का बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार होगा और हिंदुओं की दृष्टि से बहुत ही खराब। बाबा साहब कहते हैं यदि वहां पर 2 उम्मीदवार होंगे तो दूसरा पहले की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली होगा। 3 होने पर
3 होने पर तीसरा पहले और दूसरे से भी हिंदुओं की दृष्टि में ढीला होगा। 4 होंगे तो चौथा हिंदुओं के हिसाब से ऊपर वाले तीनों से गया बीता होगा, गया गुजरा होगा। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस प्रकार यदि 4 का पैनल होगा तो हिंदू उसमें अस्पृश्यों का ऐसा प्रतिनिधि शामिल करा सकेंगे जो उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यही कारण था कि हिंदुओं ने हेमंत समिति के सामने न्यूनतम 4 वैध उम्मीदवारों का पैनल बनाने के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया। इस प्रकार अनिवार्य मत विभाजक व्यवस्था पर हिंदुओं द्वारा अधिक जोर देने का उद्देश्य यही था कि अस्पृश्यों की सुरक्षित सीटों पर सवर्ण हिंदुओं का कब्जा हो जाए। एकत्रित मत व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचक के उतने ही मत हो सकते हैं जितनी संख्या में सीटें हों। वह सभी मत एक उम्मीदवार को भी दे सकता है अथवा अपनी इच्छा अनुसार 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों में विभाजित कर सकता है। मत विभाजक व्यवस्था के अनुसार भी निर्वाचक अर्थात मतदाता के उतने ही मत हो सकते हैं जितनी सीटें हों, परंतु किसी एक उम्मीदवार को केवल 1 वोट दे सकता है। यदि दोनों व्यवस्थाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि एकत्रित मत व्यवस्था में भी मतदाता को अपने मत विभाजित करने से नहीं रोका जा सकता। वह एक उम्मीदवार को ही मत देने के लिए स्वतंत्र है, परंतु सवर्ण हिंदू कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। उनका मुख्य ध्येय था संयुक्त निर्वाचन में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की झड़ी लगा दें, ताकि चुनाव द्वारा अपने कठपुतली अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष में हिंदुओं के अधिक फालतू मतों द्वारा उन सीटों को हड़पा जा सके। उसका उद्देश्य था अस्पृश्यों के मतों से ज्यादा मत जुटाना, या जिसको उनकी पसंद का उम्मीदवार न जीत पाए ऐसा तभी हो सकता था जबकि हिंदू अपने फालतू मतों का सामान्य अभ्यर्थी से हटाकर प्रत्यक्ष अभ्यर्थी को दिला दें। इस विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत फालतू मतों की दिशा मोड़ना एकत्रित मत व्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक संभव होगा। मत विभाजक व्यवस्था में हिंदू मतदाता हिंदू अभ्यर्थी को केवल 1 वोट दे सकता है। दूसरा वोट जो हिंदू अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल अस्पृश्य अभ्यर्थी के लिए होगा। इस प्रकार मत विभाजन गत व्यवस्था में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों में उम्मीदवारों की भरमार की संभावना है, और यही कारण है कि हिंदू एकत्रित मत व्यवस्था की अपेक्षा उसे ही पसंद करते हैं। परंतु वे उस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके विचार से मत विभाजक व्यवस्था भी गलत साबित होती। मत विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं को अपने सभी मतों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। वह सवर्ण हिंदू को 1 वोट दे सकता है और शेष मतों को प्रयोग न करने की उसे पूरी छूट है। यदि ऐसा ही होता तो नामजद अस्पृश्य अभ्यर्थी को उन्हें जिताने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस अवसर को न छोड़ने के लिए ही सवर्ण हिंदू मत विभाजक व्यवस्था को इसलिए आवश्यक बनाना चाहते हैं ताकि सवर्ण हिंदू मतदाता चाहते या न चाहते ये भी अपना 1 वोट अस्पृश्य अभ्यर्थी को दें जो उनका नामजद किया हुआ हो, और इस प्रकार उसे जिताने में उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इन बातों के संदर्भ में पुनः पैक्ट अस्पृश्यों पर न केवल पहली चोट सिद्ध हुई और वे चोट सिद्ध हुआ, और वे हिंदू जो उसे पसंद नहीं करते थे एक और वार करने पर आमादा थे। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं ने 2 प्रकार के विचार जो हेमंत समिति के सामने उठाए, उससे हिंदुओं द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पक्का सबूत मिल जाता है कि उनका उद्देश्य यदि पुनः पैक्ट को स्वीकार करना नहीं तो अस्पृश्यों को उससे कोई लाभ न होने देने का था। बस अब कहते हैं कि अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को कांग्रेस ने किस प्रकार विफल किया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जो कुछ पहले लिखा जा चुका है, आगे लिखे जाने वाले भागों में उससे भी अधिक प्रकाश पड़ेगा। आगे यानी कि बहुत कुछ बाकी है। सम्मानित साथियों, जुड़े रहिए अंबेडकर संदेश के साथ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, नियुक्त की गई थी? यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकते हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर
अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।